जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। नईम खालिद लोधी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नईम साहब, जो आजकल मुल्क में हालात चल रहे हैं, नफरत सियासतदानों ने इतनी तकसीम कर दी हैं कि ये पार्लियामेंट से लेके सर गली मोहल्ले, गांव, बाजार, चौराहों पर, कस्बों पर पहुंच गया है। क्या आप इसका अंजाम देख रहे हैं? ऐसे मौके पर किसकी क्या जिम्मेदारी है? जी देखें, पहली बात तो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नुकसान होगा हमारे सियासतदानों के रवैये का, ये नुकसान होगा इस निज़ाम को जिसको हम पार्लिमानी जमहूरियत कहते हैं। देखिए, लोगों का तो वो तो इंतज़ार में है कि हमारे मसाइल कौन हल करेगा। अभी आप देखें जितने जलसे हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, भाई तुम्हारा एवन फील्ड, तुम्हारा तोशा खाना, तुम बुरे हो, नहीं तुम हमसे ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें हम ये कर देंगे, फलाने भी ये कर देंगे। किसी ने आज तक बात की है कि हम पीने का पानी आपको कैसे कैसे देंगे, हम लोगों के बच्चों को स्कूलों में कैसे दाखिल करेंगे, हम अपने इकॉनमी को कैसे बढ़ाएंगे? किसी एक ने बात नहीं की है इसमें, बिला तखसीस मैं कह रहा हूँ। कोई भी आप किसी भी पार्टी को ले ले, इससे होगा ये जो आप कह रहे हैं कि ये बात कहाँ पहुँचेगी, होगा ये कि लोगों का एतबार पार्लिमानी जमहूरियत से उठ जाएगा। और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। कोई भी शख्स अगर किसी किस्म का इनकलाब का नारा लेके उठ खड़ा हुआ तो ये सब लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इमरान खान साहब की जो लबो लहजा है वो चूँकि ज़रा इनकलाबी है, तो आप देखें कितने लोग उनके पीछे जो है ना वो जमा हो रहे हैं। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब के पास भी मेरे ख्याल में कोई लाए अमल नहीं है कि वो आगे इतने लोगों के बाद फिर वो करेंगे क्या, ये इसको हम छोड़ देते हैं आज। लेकिन ये जो आपका सवाल है इसका जवाब यही है कि ये एतबार इनका भी अपना भी ख़त्म कर रहे हैं, इस निज़ाम का एतबार भी ख़त्म कर रहे हैं जी। जनरल साहब, ISPR के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। रिसेंटली जो जनरल साहब ने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि फ़ौज को का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, इसको मत घसीटा जाए फ़ौज सियासत को। कल जो प्रेस रिलीज़ आई है उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि आपने सियासी गुफ्तगू में अगर रियासती इदारों का जिक्र आएगा तो ये कौमी सलामती के लिए मुनासिब नहीं है। तो मेरा आपसे 2 सवाल है कि ये इस तरह के बयान की क्या ज़रूरत पड़ी और आप क्या समझते हैं ये किसके लिए मैसेज है? जी, पहली बात तो ये है कि चूँकि फ़ौज को ज़रूरत इसलिए पड़ी है अब जबकि वो मुदाखलत से परहेज़ करना चाह रहे हैं, अल्लाह करे इस पर वो कायम रहें और इस पर चलते रहें, तो ना तो लोगों को एतबार है और ना ही लोगों को आदत है। तो जब तक ये आदत और एतबार दोनों नहीं चले जाते, और उसके लिए फ़ौज ने जो मौजूदा रवैया अख्तियार किया इस पर कायम रहना कई सालों तक और आगे तक, कभी भी अल्लाह ना करे कि वापसी हो, जब ये रहेंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी। ये जो आप कह रहे हैं ये किसके लिए है, तो अगर आप मुझसे पूछें तो ये सब के लिए है, क्योंकि सिर्फ एक किसी शख्स के लिए नहीं है। अगर आप थोड़ा सा तारीख में जाएं, ये साहब आपने हमारी चलती हुई हुकूमत को ख़राब किया, डीरेल किया, और हम यहाँ पर आप 3 साल के लिए, हम तो यहाँ हमेशा रहेंगे, ये सारी बातें आपको याद होंगी। फिर मरियम नवाज साहबा क्या कह रही हैं कल या परसों कि जी वो एक कोर कमांडर का नाम लेके, जो कि सर्विंग कोर कमांडर है, और क्या कह रहे हैं PTI के रहनुमा अब्लीक तरीके से, सीधा नहीं लेकिन जो जिस तरीके से बात की है उसका हमें सब आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो मेरा ख्याल ये पैगाम सबके लिए, और सबको इस पैगाम पर लब्बैक कहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कौमी इदारे जितने भी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो आर्म फोर्सेज है, चाहे और इदारे हैं, इनको अगर नॉन कंट्रोवर्शियल रखेंगे तो जो फ्रेमवर्क है रियासत का ये मजबूत होगा और हम आगे चल पाएंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे थे उनको कहना पड़ गया, और इसका क्या, उसकी वजह ये है कि ये पुरानी जो कोताहियाँ हैं उनका एक किस्म का कफ़ारा अभी अदा करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद है कि ये ऐसे अगर अपने कायम रहे अपने इस रवैये पर, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, अगर हमें नज़र आने लगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बिल्कुल गैर जानबदाराना है, अगर हमें नज़र आने लगा कि इलेक्शन कमीशन जो है सही तरीके से फेयर और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात करवा सकता है, और फ़ौज किसी के ऊपर बिला वजह हाथ रखने से गुरेज कर रही है, तो मेरा ख्याल है लोगों को आदत भी ठीक पड़ जाएगी और उनको एतबार भी आ जाएगा। अच्छा जनरल साहब, आपने बड़ी अहम बात की, अगर नज़र आने लगा, बज़ाहिर बादिउल नज़र में कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। देखिए, पाक फौज जो है एक मुल्क की फौज है, पाकिस्तान की है जी, मेरी भी है, आपकी भी है, पीपल्स पार्टी की भी है, नून लीग, हर जमात की है। कोई बंदा अपने सबसे मुश्किल जनाजा जवान बेटे का है, हमारे 2nd लेफ्टिनेंट मेजर कर्नल फौत होते हैं, बिल्कुल, तो उनके बाप को पूछे, एक फौजी जवान जो शहीद होता है तो वो चंद 50,000 लाख के लिए तो नहीं होता। तो क्या वजह हर सियासतदान
हमारे इन गाजियों को, इन शहीदों को ही टारगेट करता है, या कुछ फौज में या सरकारी इदारों में कुछ हमदर्दियां होती हैं किसी के साथ? ये देखें, वो टारगेट तो और चीज़ों को करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ को टारगेट करते हैं। वो बचाते हैं अपनी जान। अभी हर किसी की ये कोशिश होती है कि जो मेरे ऊपर मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो मेरे ऊपर बोझ है वो ख़त्म हो जाए, मैं अपनी स्लेट को साफ़ कर लूँ, मैं ड्राई क्लीन हो जाऊँ, मैं फिर नया बनकर आ जाऊँ। पहले मैं हुकूमत करूँ, फिर मेरा बेटा हुकूमत करे, फिर उसकी बेटी हुकूमत करे, फिर उसकी नवासी हुकूमत करे, और मैं वज़ीर आला होऊंगा, और वो मेरा बेटा वज़ीर आला होगा, मैं वज़ीर आज़म होऊंगा। अरे भाई, ऐसे मुल्क चलते हैं? आपने तो इसको बना लिया अपने ख़ानदानों की बांधी इस मुल्क को, तो क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? क्या मुझे नज़र नहीं आ रहा? और जब आप नौजवानों को जोशो खरोश दिलाकर कहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, उसके बाद लाया अमल कोई नहीं देते कि होगा कैसे, आप निकल जाते हैं ऐवानों से जहाँ पर के बैठ कर आप मुकाबला कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें सबको नज़र आ रही हैं कि सब लोग आपाधापी में लगे हुए हैं, सब लोग अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैं एक सवाल करूंगा। हर सियासतदान जैसे ही अपोजिशन में आता है तो मेरी पाक फौज पर निशाना बनाता है। आपकी सारी जिंदगी गुजर गई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, कोई भी इनमें जितने बड़े लीडर हैं, मैं 5 लाख रुपया उनको महाना तनख्वाह अपनी तनख्वाह से दूंगा, इनको को वजीरिस्तान मारना जाके पाकिस्तान की हिफाजत करे, जहां मेरा फौजी जवान जाके खड़ा होता है, कप्तान खड़ा होता है, कर्नल होता है। कोई ऐसा लीडर है आपकी नज़र में जो अपने बच्चे को भेजे मुल्क की हिफाजत के लिए? ये देखें, कहाँ मुल्क की हिफाजत के लिए, इनका तो इसी से जान नहीं छूट रही कि जी ये मुझे क्या कुछ मिलेगा। अभी आप देखें कि ये जो कोलेशन बनी, ये किस तरीके से रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है कि जिसको किसी चीज़ का कोई तजर्बा नहीं है उसको उस चीज़ का कलमदान दे रहे हैं, और जो तजर्बाकार हैं वो पीछे हट के हाथ बांध के खड़े हुए। उन पर भी हैरत होती है कि जी आप फिर भी उसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जो आपको धुले हुए कपड़े की तरह फेंक देती है जब भी उनको ज़रूरत आपकी ख़त्म हो जाती है। फिर ऐसे लोगों को आप गवर्नर बना रहे हैं या ऐसा कोई ओहदा दे रहे हैं जिनके मतलब पक्का पता है कि उन्होंने दुश्मनों के साथ साजबाज की है। तो ये इस तरीके से अगर ये चलता रहा मामला, तो ये इनको क्या, शहीदों से इनका क्या ताल्लुक है, गाजियों से इनका क्या ताल्लुक? अच्छा जना साहब, मैं एक इधर रोकूंगा। आपने फरमाया कि ऐसे लोगों को गवर्नर बना रहे हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं, तो हमारी अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं, हमें उन पर पूरा यकीन है, रात 12 बजे भी खुलती हैं। ऐसे मामले में भी क्या उनका कोई किरदार होना चाहिए कि नहीं? मैं और आप शायद बात करें तो गुस्ताखी हो जाएगी। जी देखें, किरदार एक तो ये हो सकता है ना सुओ मोटो का, उसके बजाय मैं तो ये समझता हूँ कि किसी को अदालत में चले जाना चाहिए वो सबूत लेकर कि ये देखें जी ये वो लेटर है जो यहाँ फिर रहा है, इसके पता लगा लें ये दस्तखत इनके हैं या नहीं है, या इन्होंने ये बात की थी या नहीं की थी, और अगर इन्होंने माफ़ीनामा कभी दाखिल करवाया तो वो देख ले। तो हमारे अवाम भी तो, हमारे लोग भी तो काफ़ी इनएक्टिव है ना। हमारी पार्टियां देखें, 1000 शोर मचा लेंगे पीटीआई वाले कि जी ये हो गया वो हो गया, ये काम नहीं करेंगे जो कि किसी अदालत में जाके बताएं कि जी ये जो अपॉइंटमेंट है ये गैर कानूनी है और ये इनको ये अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो वो जो असल काम करने वाला है, जो अवाम के लिए है या जो कानून के मुताबिक है या जो आइन के मुताबिक है, उसकी तो नौबत ही नहीं आ रही। ये तो सारा खेल कहीं और ही बार बार खेला जा रहा है। ये बड़ी खतरनाक बात है। जनरल साहब, मैं वहीं पे खड़ा हूँ जो मैंने आपको प्रेस रिलीज कल की बात बताई है। मेरा सवाल ये है कि इदारों ने बड़ी एक मीठी जुबान में बात समझाई है कि यार आप इस लिमिट्स में ना आए। तो मेरा आपसे थोड़ा नेगेटिव क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, अगर ये सिलसिला जारी रहता है, अगर आप सोशल मीडिया देखें, मैं नाम नहीं लेता, 2 साबिक वज़ीर आज़म है, एक बैठा हुआ है, सब वही बयान सब पे साबित होते हैं। तो अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो इदारों का क्या रिएक्शन आ सकता है फिर? जी देखें, इदारों के बारे में, खासकर फौज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फौज का काम है कि अपने मुल्क की हिफाजत करे, अपने मुल्क की इज्जत की हिफाजत करे जब भी कोई बैरूनी जलगार हो। हुकूमतों का काम है कि वो फौज की इज्जत की हिफाजत करे, अवाम का काम है कि वो फौज की इज्जत की हिफाजत करे। अगर हमने मुल्क की हिफाजत भी करनी और अपनी इज्जत की हिफाजत भी करनी, बहुत मुश्किल काम है। तो ठीक है, फौज ने एक बयान दे दिया है, अभी फौज अगर ये चीज़ लेकर चली जाए किसी अदालत में तो शायद इतना मुनासिब ना हो। अलबत्ता अगर कोई वकील जो कि एक से एक बढ़कर यहाँ मुखला मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, कानून मौजूद है, उनमें से कोई क्यों नहीं जाता लेकर? आप क्यों नहीं जाते, मैं क्यों नहीं जाता? तो मेरा ख्याल है फौज की इज्जत की हिफाजत करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी है। जनरल साहब देखें, पाकिस्तान की
100% आबादी, चंद शायद मीर जाफर हो, जब हमारे जवान और अफसर सरहदों पे होते हैं तो उनकी दुआओं और लंबी ज़िंदगी के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं। अवाम तो इस मुल्क से, इसकी फ़ौज से इश्क करती है, इश्क से ज़्यादा करती है। ये चंद लोग हैं, जब इन्हें इक़्तिदार नहीं मिलता तो ये फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, इक़्तिदार मिल जाए तो इनके कलमे पढ़ते हैं। तो आप क्या समझते हैं, अदारों को भी अपने इख्तियारात में रह के आइन और कानून के मुताबिक नहीं काम करना चाहिए? ऐसी स्टेज ही ना आए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ये कमज़ोरी आपको नज़र आती है ये इस वजह से है, और इसको मैं कभी डिफेंड नहीं करता, कि अदारे पहले वाकई मुलव्वस थे और इसमें पॉलिटिकल मामलात में उलझे हुए थे, इसलिए उनकी मॉरल स्टैंडिंग ये नहीं थी कि वो अपने आप को इस तरीके से। लेकिन अब चूंकि वो अलग हुए हैं तो मेरा ख्याल है अब उनके पास ये मॉरल स्टैंडिंग है कि वो जा सकते हैं अदालतों में, जैसे कि आप फरमा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कुछ एक्शन करना पड़ेगा, ये सिर्फ बातों से जो है ना मामलात नहीं सुलझ सकते। नहीं, अदारे जाएंगे कि खुद हुकूमत क्यों नहीं जाती? ये मौजूदा वजीर आज़म के बड़े भाई मेरी फौज के सिपा सलार से रिजाइन मांग चुके हैं, DGIS से मांग चुके हैं, अब भी ये कर रहे हैं। ये इन्होंने क्या मजाक बनाया है अपने इक़्तिदार के लिए? वो फौज जिसकी वो पाकिस्तान की सलामती की जामन है उसी को टारगेट कर रहे हैं, और ये जहर अवाम में भी फैल रहा है। नहायत एहतराम के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। जी, आप सही कह रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक एक एटीट्यूड है कि हम कुछ लोग, जैसे आपने कहा सब नहीं, कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं हमारे पॉलिटिक्स में और जगहों पर भी, जो ये चाहते हैं कि वो फौज की जितनी सुबकी हो उतना उनको कोई फ़ायदा है। या क्योंकि जैसे आपने कहा कि अवाम इश्क करते हैं फ़ौज के साथ, ये उनको वारा नहीं खाता जो अवाम को अपने पीछे लगाना चाहते हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काम ठीक है, हुकूमत करे या ना करे उनको करना चाहिए, खासकर अगर वो चाहते हैं कि अपने फ़ौज की इज़्ज़त की हिफाजत करें। लेकिन अब जो रवैया फ़ौज ने इख्तियार किया है, इसके बाद मुझे लगता है कि फ़ौज के पास भी ये मॉरल ग्राउंड होगा कि वो जाएँ अदालतों में और अपना दिफा करें इन ऐसे लोगों के खिलाफ। और मैं समझता हूँ कि 2-3 के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी, जो कि बहुत आसान है क्योंकि वीडियोस मौजूद हैं, कानून मौजूद है, आपने सिर्फ वो लेकर जाना है। और ये अगर हो गया तो मेरा ख्याल है बहुत फ़ायदा होगा। जनरल साहब, आपके एक्सपीरियंस से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, मैंने आम आदमी को इतना फिक्रमंद नहीं देखा। आम आदमी से भी बात करें, वो हमसे जैसे लोगों से पूछते हैं कि यार इस मुल्क में महंगाई का क्या बनेगा, ये तो लगता है सारी चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। तो इतनी मायूसी कभी मैंने नहीं पाकिस्तान में देखी। तो जो पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी आप क्या देख रहे हैं, इसका इस मायूसी से क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए जी, पहले तो मैं मईशतदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक है स्टांस, और वो मैं दोहरा देता हूँ। और तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। एक पाकिस्तान गरीब हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, जो टेबल मेरे आगे पड़ा है, जो छत मेरे ऊपर है, जो ईंटें जिनका ये घर बना है, ये सीमेंट जो इस घर में लगा है, ये जो रोटी मैं खाता हूँ गंदम, ये जो मैंने दूध मेरी चाय में डाला है, ये सब कुछ पाकिस्तान में पैदा होता है। मेरे भाई, बहुत कम मुल्क है दुनिया में जो ये कर सकें क्लेम कि यहाँ पर 90% चीज़ें हम अपनी खुद पैदा करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान खड़ा भी हुआ है। लेकिन हमारे कुछ लीडरान ये समझते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक, ये IMF, ये FATF, ये हमें फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं, और इनकी बातें अगर हम मानेंगे तो हम, मेरे भाई, अगर आपने अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर आप खड़े हो गए तो ये आप खुद ब खुद इकोनॉमिकली ठीक हो जाएंगे। हमारा उल्टा है, हम कहते हैं जी पहले मैं इकोनॉमिकली ठीक होऊंगा फिर मेरी आज़ाद पॉलिसी होगी। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, आपसे हम हमेशा रहनुमाई लेते रहते और लेते रहेंगे।